Good afternoon, students. Today we are going to study the next chapter, our environment, chapter number 15. And the chapter, our environment, the title indicates that we will study the environment and its components and the related topics. Firstly, we have to understand the term environment. The word environment means that everything is included as environment which surrounds us. That means हमारे आसपास जो भी कुछ हमारे आसपास है, चाहे वो हमें दिखाई दे रहा हो, या वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, केवल हमें फील हो रहा हो, तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ तक कि अगर टेम्परेचर है तो वो भी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। अगर हमें गर्मी का एहसास हो रहा है तो वो भी एक एनवायरनमेंट है। तो सर्दी है तो यानी कि क्लाइमेट तक भी एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट का मतलब कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो एनवायरनमेंट के दो बेसिक कंपोनेंट हैं, लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा नॉन लिविंग यानी कि नॉन बायोटिक यानी कि जिसमें सभी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी जो कि एनवायरनमेंट में होती हैं। तो ये एनवायरनमेंट का जो हम अब क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि हम लोग इस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बायो के अंडर हम लोग ये टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसका जो भी बिहेवियर है, उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो भी कुछ है उसका, वो सब उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बहुत अफेक्ट डालता है, उसके डेवलपमेंट पे, उसके नेचुरल हैबिटेट पे, उसके नेचुरल हैबिट पे, हर चीज़ पे जो है उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट आता है। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। जो सब्सटेंसेस नॉन लिविंग टाइप के मिलते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सब टॉपिक पुराने हैं, आप लोगों को पहले से ही बहुत कुछ क्लियर होगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिकम्पोजर होते हैं उनसे क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, सिंपल फॉर्म में आ सकते हैं, और सही मायने में जो नेचर में दोबारा रिसाइकल हो सकते हैं, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस जिन पर कोई भी लिविंग बीइंग की कोई फिजियोलॉजी काम नहीं आएगी, कोई रिएक्शन काम नहीं आएगी, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर उसको तोड़ नहीं सकता सिंपल कम फॉर्म में। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये डिकम्पोज होंगे किसके थ्रू? जैसे आप लोग जानते हैं, सम फंजाई, सम बैक्टीरिया, और भी बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे जो इस तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस किसी भी फॉर्म में होंगे, लेकिन इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और इनके जो डिकम्पोजिशन में किन किन चीज़ों की हेल्प मिलती है? टेम्परेचर और सनलाइट, इनकी वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। और एग्जाम्पल में आता है, एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में मोस्टली होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही पार्ट्स या उनका वेस्ट, यानी कि जो भी रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सारा बायोडिग्रेडेबल होता है। चाहे वो फूड वेस्ट हो, ट्री लीव्स हो, क्योंकि ट्री पहले क्या था, लिविंग था, और जो लीव्स नीचे गिर गई हैं वो भी लिविंग का ही पार्ट है। तो ट्री लीव्स हो गया, और यहाँ पर
जैसे यूरिन है, फीकल मैटर है, ये जितने भी यूरिन तो आप समझ गए होंगे, फीकल मैटर जो वेस्ट बॉडी से निकलता है, सीवेज एग्रीकल्चरल रिसाइड्स है। तो ये जितने भी अगर आप एग्जाम्पल इसमें देखोगे, पेपर है, वुड है, क्लोथ है, काउ डंग है, ये सब कभी ना कभी लिविंग का हिस्सा रह चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल वही हैं जो या तो पहले जो लिविंग है या लिविंग रह चुके हैं, ठीक है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये मोस्टली ऐसे केमिकल होते हैं जो मैन मेड हैं, जो नेचर ने नहीं बनाए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। और इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो बहुत परसिस्ट रहते हैं और लंबे समय तक रहेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसमें एग्जांपल आता है DDT, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, इसकी फुल फॉर्म है। और जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हम लोग बनाते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जैसे मर्करी है, लेड है, प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन बैग्स हैं। तो ये हम लोग कई बार एनवायरनमेंट जब इश्यूज़ पढ़ते हैं तो हम लोग इसके बारे में भी सुनते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज़ पड़ी रहती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। और ये जितने भी सब्सटेंसेस मैंने बताए हैं मोस्टली इनको हम पोल्यूटेंट में काउंट करते हैं। इसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि दोनों ही तरह किसी भी चीज़ की दोनों बातें होती हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है और उसके अंदर यूज़फुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है उसका, तो जो वेस्ट है वो जब डिस्ट्रॉय होता है नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जब वो डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें रिज़ल्ट्स में बहुत सारा फॉल स्मेल बनती है और पूरे एरिया में वो फैलती है। और कई बार क्या होता है, वेस्ट जो होते हैं वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जब बहुत ज़्यादा गार्बेज कहीं कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है, ऐसे ही खुले में डंप करते हैं लोग, तो वहाँ पर ब्रीडिंग साइट हो जाती है मॉस्किटोज़ की। तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो बनती हैं, क्योंकि जो वेक्टर हैं बीमारी के मॉस्किटो हैं और भी बहुत सारे जो हैं एनिमल्स हैं, छोटे छोटे फ्लाई है, हाउस फ्लाई, तो मलेरिया है, इस तरह के बहुत सारी जो है डिसीज़ेज स्प्रेड होती हैं ड्यू टू दिस बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग तो शुरू से ही ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हो, बस मैं ये पॉइंट्स आपको रिमाइंड कराऊंगी। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो इसमें द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन, ये जो वेस्ट होता है ये नेचुरली माइक्रोबियल एक्शन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ये डिकम्पोज हो जाता है और ये नहीं होगा। जो बायोडिग्रेडेबल है फॉर्म हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट, बेशक ये फॉल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे जब डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन वो बिल्कुल नॉन पॉइजनस होगी, हार्मलेस होगी। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें पॉइजनस होगी। दे रिलीज रॉ मटेरियल बैक टू नेचर, क्योंकि ये बने भी जो जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब नेचुरली हैं और नेचर में कभी भी ऐसा नहीं होता, नेचर के जो भी प्रोसेस हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका प्रोडक्ट बना है तो जब वो डिकम्पोज होगा तो वो नेचर में वापस अपने न्यूट्रिएंट्स को बैक करेगा, तो रिटर्न करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसकी वजह से ही हमारी जो है पूरी जो है ये नेचर है ये मेंटेन रहती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू डिग्रेड दैम। इसका ये मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी भी क्या जो है पॉल्यूटेंट की काउंटिंग में नहीं आते, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कोई जो है पॉल्यूटेंट नहीं है। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को ये बहुत ज़रूरी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस ही हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो एक ही जो है सोर्स है फूड का। तो देखा जाए तो CO2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक नेचर के अंदर हर एक चीज़ की अमाउंट फिक्स है और वो हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए। लेकिन पोल्यूटेंट कब कहेंगे, जब ये एक स्टैंडर्ड लेवल से हाई हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हम, या कम हो जाएगी तब वो पोल्यूटेंट की या नेचर के लिए वो नुकसान लायक होगी। तो रिसाइकलिंग और ये जितने मैंने बताए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो सभी पोल्यूटेंट ही हैं नेचर के, एनवायरनमेंट के। रिसाइकलिंग इज़ पॉसिबल बोथ नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। तो बायोडिग्रेडेबल का तो नेचर के थ्रू भी अपना आप भी हो जाता है और हम लोग भी अपने एफर्ट्स से कर सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या है, रिसाइकलिंग पॉसिबल तो है, वो भी बहुत कम चीज़ों की, लेकिन ह्यूमन एफर्ट से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तभी ये डिग्रेडेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वर्ड जो होता है ये बहुत किसी भी उसके लिए आप इसको लग, तो इकोसिस्टम में क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो नेचर में है और उस सिस्टम में वो खुद से ही बना है और खुद ही उसकी अपने उसकी दोनों यूनिट है, लिविंग थिंग्स भी यूनिट है उसकी और नॉन लिविंग थिंग भी है, एनवायरनमेंट का ही वो हिस्सा है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। आई थिंक आपको ये बात अभी क्लियर नहीं होगी। देखिए, इकोसिस्टम आप अपना कोई भी क्राइटेरिया लेकर के किसी को भी इकोसिस्टम बोल सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगी। जैसे हम लोग किसी गार्डन एरिया में जाते हैं तो वो जो गार्डन है वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। गार्डन के अंदर आपने क्या देखा, गार्डन में आपने देखा बहुत सारे प्लांट्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं। वहाँ पर आप देख रहे हो सनलाइट भी आ रही है, वहाँ का जो है सॉयल भी है वहाँ पर, तभी तो प्लांट्स उसके अंदर लगे हुए हैं, और वाटर सप्लाई भी वहाँ पे जा रही है। तो आपने उस एरिया में कुछ तो देखे हैं जो एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे लाइट हो गया, सॉयल हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और उसमें आपने देखा वहाँ पर लिविंग बींग्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, वहाँ पे वो फूड बना रहे हैं, और प्लांट्स को खाने वाले वहाँ पर इंसेक्ट हैं जो उन पत्तियों पर बैठे हैं, उनको खा रहे हैं। इंसेक्ट को खाने वाले आपने वहाँ पर छोटे मोटे और भी जो है देखे होंगे, फ्रॉग आपने देख लिया है, जैसे हो सकता है वहाँ कहीं आसपास सांप हो यानी स्नेक हो। तो इस तरह से क्या है कि जहाँ पर कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो है हर तरह का कंपोनेंट है नेचर का, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, और दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। दूसरी जो हम एग्जाम्पल इसका दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इसकी डिफाइन कर सकते हैं, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी एंड मैटर आर कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है नेचर का जहाँ पर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों के ही बीच में और इसके साथ में एनवायरनमेंट भी, उनके आपस में क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी और लगातार मैटर का भी। तो ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैन मेड इकोसिस्टम, हम अपनी मर्जी से बना ले, और एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें नेचर में मिलते हैं। मैन मेड आप कहेंगे मैन मेड इकोसिस्टम भी हो सकता है क्या? यस, क्रॉपलैंड है। आपने सिंपल एक जो थी जगह थी, आपने उसको क्या किया, वहाँ पर क्रॉप उगा ली। तो जब आपने वहाँ पे क्रॉप उगाई है तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रहने लगे वहाँ पर, तो वो एक तरह का जो है वहाँ पर दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होने शुरू हो गया, ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ, और बहुत सारे उसमें और भी कंपोनेंट्स आ गए। तो ये है आपका मैन मेड इकोसिस्टम एग्जाम्पल। ये हो गया आपका लैंड में। तो अगर एग्जाम्पल पूछते हैं मैन मेड लैंड का एग्जाम्पल तो क्रॉपलैंड आएगा, और एक्वेटिक में आ जाएगा एक्वेरियम।
क्योंकि एक्वेरियम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक सुंदर सा बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर वाटर डालते हैं, एयर की सप्लाई भी करते हैं और बहुत सारे उसमें प्लांट वगैरह भी छोटे छोटे डाल देते हैं और उनको खाना देते रहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का ये मैन मेड इकोसिस्टम है। जो नेचुरल इकोसिस्टम है तो वो दो तरह का होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक फिर दो तरह का हो सकता है, फ्रेश वाटर, क्योंकि नेचर के अंदर दो तरह का वाटर होता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम यानी कि ना के बराबर होती है, और मैराइन वो होते हैं जो सॉल्टी वाटर होता है, सी वाटर बोल सकते हो, ओशन वाटर बोल सकते हो। तो फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल आता है ये रिवर, ये बाई मिस्टेक ये मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, तो ये रिवर यहाँ पे आएगा, रिवर और लेक, और ये इधर आएगा। तो फ्रेश वाटर का आता है रिवर, लेक, एंड मैराइन वाटर का आएगा सी एंड ओशन। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको लैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें आप फॉरेस्ट भी आ सकता है, डेजर्ट आ सकता है, ग्रासलैंड आ सकता है। तो ये है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन बायोटिक यानी अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं लिविंग क्रिएचर्स जो लिविंग हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं सोयल, एयर, वाटर, ये सब जो हमारे नेचर में हमें मिलते हैं। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो बायोटिक है उसमें लिविंग क्रिएचर्स आएंगे, और अबायोटिक में आएगा सोयल, एयर, वाटर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो रेनफॉल यानी बारिश और ह्यूमिडिटी माने नमी। तो बायोटिक कंपोनेंट सबसे पहले हम समझते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, नाम से ही पता लग रहा है प्रोड्यूसर है यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देंगे ये नेचर को। तो प्रोड्यूसर आते हैं सारे ब्लू, ये ऑल ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो दो हैं ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जब ये फूड बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही कैपेबिलिटी है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने की, फूड बनाने की। और अगर आपको पता है पूरी अर्थ पे फूड का अगर कोई सोर्स है, सिंपल एक यूनिक सोर्स है जिसका नाम है, एक ही सोर्स है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स में और ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर। तो ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज़ करके, और रॉ मटेरियल और भी हैं हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस में, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उन सब को यूज़ करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसी वजह से जो है फूड बनाते हैं। और इनका फूड क्या है, शुगर एंड स्टार्च। तो इस फूड को ही जो है बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लेते हैं, चाहे वो एनिमल हो, अदर प्लांट्स हो। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और ऑटोट्रॉफ्स तो हम इनको बोलते ही हैं। इसके बाद एक टर्म आती है प्लैंकटॉन्स। इसमें क्योंकि मुझे फाइटोप्लैंक्टन पढ़ाने हैं तो इसीलिए मैंने ये टर्म बताई है। तो प्लैंकटन का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, और जो पानी के अंदर हो लेकिन खुद से तैर नहीं सकते, फ्लोट नहीं कर सकते, मतलब उसको वाटर ही लेके, वाटर करंट के साथ वो बहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। और पोंड में, लेक में, रिवर में हो या ओशन में हो, ये सब मिलते हैं। तो प्लैंकटन में ये क्या है, दो तरह के हो सकते हैं। फाइटो यानी कि जो बेसिकली प्लांट है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है लेकिन प्लांट है, प्लांट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें सेल वॉल है। और जू प्लैंकटन यानी कि जो एनिमल कैटेगरी के हैं जिसमें सेल वॉल नहीं है, या सेल की उनकी स्ट्रक्चर एनिमल के सेल के जैसी है। तो जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फ्री फ्लोटिंग है, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और ये भी फोटोसिंथेसिस कई बार करते हैं। और जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो कि छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ्री फ्लोटिंग हैं और सरफेस पे ऐसे ही फ्लोट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो है कंज्यूमर।
तो जो कंज्यूमर होते हैं वो बाकी के हैं जो कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं और प्रोड्यूसर से ही अपना फूड लेते हैं, तो कंज्यूम करते हैं ना ये नेचर से, तो इसीलिए इनका नाम है कंज्यूमर। विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, या तो वो डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को खाते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि मैन है, गोट भी आपका कंज्यूमर में आएगा क्योंकि वो अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स को खाती है। डियर भी इसमें आएगा, फिश, यानी कि जो अपना फूड नहीं बना सकते तो वो सब आएंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रास ईटर्स होते हैं जैसे काऊ है, डियर है। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, तो उसमें आप लायन और टाइगर लगा सकते हैं। और जो पैरासाइट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते भी हैं और उस पर फीड भी करते हैं, रहते भी हैं, लीव भी करते हैं और फीड भी करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम जो हमारे अंदर मलेरिया कोज करता है। जो ओमनिवोरस हैं वो दोनों पर ही डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट पर भी और फ्लैश पे भी डिपेंड होता है, जैसे क्रो है, आंट है। तो ये सब आते हैं ओमनिवोरस। यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं यानी जो कार्निवोरस हैं, वो कार्निवोरस 3 तरह के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड कंज्यूमर। तो जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है ये वो कार्निवोरस हैं जो हर्बीवोरस का फ्लैश खा रहे हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर का फ्लैश खा रहे हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर हैं वो हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं। और इनके अलावा होता है टॉप कंज्यूमर जिसको कोई नहीं खा सकता, उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। तो ये हैं हमारे कार्निवोरस के टाइप: फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर है और थर्ड कंज्यूमर। इसके बाद ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम लोग डिकम्पोज़र पढ़ेंगे। डिकम्पोज़र में जो है, डिकम्पोज़र क्या है? डिकम्पोज़र वो हैं जो थर्ड कैटेगरी के हैं, इकोसिस्टम का थर्ड पार्ट है। तो डिकम्पोज़र में क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं जिनका काम है डिकम्पोज करना। डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेचर में है उनको सिंपल फॉर्म में करना, तो इसीलिए इनका नाम डिकम्पोज़र्स है। इसमें आते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो डिकम्पोज़र्स होते हैं वो नेचर के अंदर रिप्लेनिशमेंट का काम करते हैं, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो नेचर से जो एलिमेंट्स वगैरह लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, बाद में डेथ के बाद वो फिर रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से रिप्लेनिशमेंट करते हैं नेचर को दोबारा से। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स, और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और इसमें सेप्रोट्रॉफ भी क्योंकि फंजाई तो ज़्यादातर सेप्रोट्रॉफी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोज़र। तो डिकम्पोज़र का काम क्या है? पहली बात तो ये क्या करता है, जितना वेस्ट है, डेड बॉडीज़ है, प्लांट की है या एनिमल की है, तो उससे वो सफाई करता है, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करता है डिकम्पोज करके उसको। जो डिकम्पोज़र होते हैं उनकी वजह से मिनरल्स जो लगातार नेचर से लिए जाते हैं वो दोबारा रिप्लेनिशमेंट उनका हो जाता है। तो इससे क्या है, फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, और दोबारा उनको प्लांट ले लेते हैं। फिर प्लांट से वही साइकिल चलती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से दोबारा डिकम्पोज़र और डिकम्पोज़र से दोबारा वो नेचर के अंदर आते हैं। जो डिकम्पोज़र होते हैं वो कुछ ऐसे एसिड भी बना देते हैं अपने इस रिएक्शन की वजह से, तो जो सब सोल्यूबलाइजेशन करते हैं कुछ मिनरल्स का। सोल्यूबलाइजेशन का मतलब है कि वो उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको प्लांट बड़ी आसानी से ले लेता है। डिकम्पोज़र्स हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में, जो मटेरियल्स जो बायोस्फीयर बोलते हैं जहाँ पर भी लाइफ है उस एरिया को। तो बायोस्फीयर यानी कि अर्थ पे जितना भी वो है पार्ट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो वो जहाँ पर ये लाइफ होती इन्हीं की वजह से ही है, डिकम्पोज़र की वजह से। क्योंकि अगर कहीं मतलब अगर कहीं आप कोई सोर्स से कोई चीज़ लेते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो चीज़ नेचर में ख़त्म हो जाएगी अगर उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा। तो डिकम्पोज़र क्या करते हैं, वो उसको रिप्लेनिश करते हैं और वापस में रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं।
तो ये था आज इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद हम अबायोटिक कंपोनेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।